हाँ, सो जो वर्टिब्रेटा था, सब फाइलम वर्टिब्रेटा था कॉर्डेटा के अंदर, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उसमें दो डिवीजन किए हुए थे, जिसमें एक है नैथा, एक है एक है नैथा, एक है नेथोस्टोमेटा। तो जो नैथा है दैट मीन्स लैकिंग जॉ, जिनके जॉ नहीं है, तो उसके अंदर एक ही क्लास आती है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, उसके कैरेक्टर्स हमने देख लिए थे। फिर दूसरा हो जाता है नेथोस्टोमेटा, जिसमें जो जॉ बेयर करते हैं उसकी, फिर उसके अंदर दो सुपर क्लासेस दी इसमें, जैसे डायरेक्टली एक क्लास है, इसमें दो सुपर क्लास है, वन इज स्पाइसेस एंड वन इज टेट्रापोडा। स्पाइसेस के अंदर सारी फिशेस आ जाती हैं, उसके अंदर भी दो क्लास है, कॉन्ड्रिक्थाइज एंड ऑस्ट्रिक्थाइज, ठीक है। टेट्रापोडा यानी वो जो चार लिम्स बेयर करते हैं, टेट्रा मीन्स फोर एंड पोडा मीन्स लिम्स, तो चार लिम्स बेयर करते हैं, टू हैंड्स, टू लेग्स, फोर हैंड्स, ऐसे। तो उसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, हम भी इसी में आते हैं, ठीक है सर। तो साइक्लोस्टोमेटा हमने कल देखा था, कॉन्ड्रिक्थाइज भी आई थिंक हमने कल देख लिया था। यू जस्ट हैव टू डू ऑस्ट्रिक्थाइज एंड देन अपने जो नॉर्मल है वो, उनके तो सिर्फ कैरेक्टर्स, ऑल दिस इज लाइक सिंगल वर्ड आपको याद रखना है। यू जस्ट हैव टू राइट 5 to 6 पॉइंट्स ओवर दिस, बिकॉज इसमें देयर इज नो कंसेप्ट इन्वॉल्व, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब, दैट पर्टिकुलर क्लास। ओके, सो इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली यही आएंगे कि इस कैरेक्टर्स के सेलियंट फीचर्स बताओ, इस कैरेक्टर्स के यूनिक कैरेक्टर्स बताओ इस फाइलम के, तो इससे क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं। सो इसको पढ़ने का जो बेस्ट तरीका विच आई पर्सनली विच आई यूज्ड जब मैं आपकी क्लास में था, कि I used to take one phylum and just do one phylum in one day. That will be very easy. Take one phylum and do that phylum in the entire day. मतलब पूरा दिन उसको मत दो, but you just have to revise it. Keep on revising it. Keep on revising it. एक ही दिन में 2-3 बार उसको पढ़ लो. And I don't know it works for you or not, but writing the points down is very beneficial. कि आपने एक बार याद कर लिया ठीक है, but बिना देखे एक बार लिख के दो, लिखोगे तो दैट विल बी कंप्लीटली स्टोर्ड इन योर मेमोरी, फिर आप नहीं उसको भूलोगे। तो मेरे हिसाब से वैसा करना, बिकॉज देखो एंड ऑफ द डे जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले अगर एनिमल किंगडम पढ़ने बैठते हो तो भाई भूल जाना, तो भाई भूल जाना, ठीक है सर। वो नहीं हो पाएगा, एनिमल किंगडम वैसा चैप्टर नहीं है, बिकॉज कंसेप्ट नहीं इन्वॉल्व, कहीं पे भी कंसेप्ट नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। कोई भी आपसे डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ यही पूछेंगे वो लोग कि एक्सप्लेन दी, टेल अस द डिफरेंट कैरेक्टर्स अबाउट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब आप करते रहो, सोचते रहो, है ना। तो ये बात है, इन पे क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं। तो एक दिन पहले लेके बैठने वाला ये चैप्टर है नहीं, ठीक है। तो ये सीरियस वार्निंग टाइप समझ लो इसे, कि एक दिन पहले अगर ये आ भी जाता है चैप्टर, मान लो अगर 10 चैप्टर आने उनमें से एक ये है और एक दिन पहले पढ़ना है, तो आई वुड रेकमेंड कि इसे मत पढ़ो, दैट वुड बी मच बेटर, बिकॉज ये नहीं हो पाएगा, दिमाग खराब कर देता है। तो दैट्स वाई कि आप एक एक लेके चलो, एक एक फाइलम लो, 10-11 फाइलम है, 10-11 दिन में आराम से खत्म। फिर एक बार याद कर लो, फिर आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप याद कर पाओगे, कॉमन कैरेक्टर्स ही तो है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिक थाइज देखेंगे, इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है। इनका जो ऊपर पिछले वाले का कार्टिलेजिनस था स्केलेटन, इसमें है बोनी एंडोस्केलेटन, ठीक है। माउथ इज यूजुअली टर्मिनल, माउथ इज टर्मिनल मतलब एकदम टिप पे होगा माउथ, पहले वेंट्रल डॉर्स वेंट्रल पे हो रहा था, नीचे की तरफ हो रहा था, अभी इसमें टिप पे होगा माउथ। 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स कवर्ड बाय ओपर्कुलम, ठीक है, यहाँ पे ओपर्कुलम भी आ जाता है, मैंने ओपर्कुलम दिखाया। गिल स्लिट्स को ऐसे कवर करता हुआ एक फ्लैप होता है, एक फ्लैप होता है जो कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, ओपर्कुलम। स्किन हैज साइक्लॉइड और टिग्नॉइड स्केल्स, तो दीज आर आल्सो अ टाइप ऑफ स्केल्स, अगर आपको याद रहता है ये नाम तो याद रखो, नो नीड टू जस्ट गूगल अबाउट दिस कि क्या होता है साइक्लॉइड, किससे बना होता है, नहीं, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर याद रहता है एग्जाम में तो याद कर लेना, नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो, एज यू नो फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर होता है बॉयंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो वो भी है इसके अंदर। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड फिशेस, हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्म्स इन्हें बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। वाई कोल्ड ब्लडेड, वाई कोल्ड ब्लडेड, बिकॉज दे कैन नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ वेरी करता रहता है, अगर बाहर ठंड है तो इनको ठंड लगेगी, बाहर गर्मी है तो गर्मी लगेगी, ऐसा दे कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। डायोशियस मतलब समझते हो, मेल फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट, अलग अलग ऑर्गेनिज्म होंगे, एक ही अंदर नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मतलब फीमेल एग ले करेगी, मेल स्पर्म ले करेगा, एंड मतलब पानी के अंदर ही फ्यूजन वगैरह होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा।
मोस्टली ओवीपेरस। ओवीपेरस ओ ओ अंडे जैसा दिखता है, तो समझ जाना कि ओवीपेरस मतलब एग ले होगा, ठीक है इसमें। तो ये एग ले करते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होने का मतलब कि देयर इज अ बीच में एक लार्वल स्टेज, एंड दैट लार्वल स्टेज डज नॉट रिजेंबल लाइक द बॉडी, द अडल्ट वन। ओके, फिर हमारी सब क्लास टेट्रापोडा है। ये तो बहुत सिंपल है, इसको जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो उसकी पहली क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया जैसे आपको पता है लैंड पे रहता है, दोनों जगह रहते हैं। इट इज अ क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड which led a dual life in water as well as in moist land, as the skin is devoid of protective scales and larval stage is aquatic। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि इनकी जो लार्वल स्टेज होगी वो एक्वेटिक होगी, ठीक है। मतलब जब ये ब्रीडिंग करेंगे तो इनको पानी की जरूरत रहती है, इसलिए इसका मतलब है दैट्स व्हाई इट इज एम्फीबियंस, कि भाई जब ये ब्रीडिंग करेंगे ना तो इनको पानी रिक्वायर्ड होगा, दैट्स व्हाई दे आर एम्फीबियंस। वैसे तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, बट इनको ब्रीडिंग करने के लिए इनको पानी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। द एनिमल पोजेस टू पेयर ऑफ जॉइंटेड पेंटाडक्टाइल। पेंटाडक्टाइल लिम्ब जैसे हमारा भी है पेंटाडक्टाइल है, इसमें 5 वो हैं, ठीक है, पेंटाडक्टाइल लिम्ब्स, ठीक है। वी हैव 5 फिंगर्स ना, तो इनका भी इस टाइप का ही कुछ होता है, तो पेंटाडक्टाइल लिम्ब्स होते हैं। Their digits does not possess claws, nails or hooves। तो जो इनके डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स यानी फिंगर्स को डिजिट्स बोलते हैं, तो इनके जो डिजिट्स होते हैं उनमें कोई भी क्लॉज, नेल्स वगैरह नहीं होता है, पूरा वो मस्कुलर ही होता है, ठीक है, पूरा मस्कुलर ही होता है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड हेड होता है, ट्रंक मतलब हेड के नीचे, नेक के नीचे जितना भी पोर्शन होगा वो ट्रंक होगा। स्किन इनकी यूजुअली मॉइस्ट होती है विदाउट स्केल्स, स्केल्स इनमें नहीं होते हैं, ठीक है, स्केल्स इनमें नहीं होते हैं। टिम्फिनम रिप्रेजेंट्स ईयर, तो टिम्फिनम रिप्रेजेंट्स ईयर। टिम्फिनम रिप्रेजेंट्स ईयर, ठीक है। तो अब इसमें जैसे फ्रॉग आता है ना, फ्रॉग की जब हम स्टडी करते हैं, आई थिंक फ्रॉग भी है आपके उसमें चैप्टर में, तो फ्रॉग की जब हम स्टडी करते हैं तो उनमें एक एक थिन शीट होती है। इट्स जब हम उसका अंदर जब स्टडी करते हैं उसको फ्रॉग को, तो देर इज अ थिन फिल्म, एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर होता है विच रिप्रेजेंट्स उसका ईयर। तो इसमें जो उनके ईयर को जो हम बोलते हैं ईयर, दे डोंट हैव अ एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जैसा आपको कुछ नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है, यू विल नॉट फाइंड एक्सटर्नल ईयर ह्यूमंस के जैसे, बट इंटरनली देर इज अ मेम्ब्रेन, इंटरनली देर इज अ मेम्ब्रेन, देर इज a thin sheet like structure which is called as tympanum। जिस पे वाइब्रेशंस होती है तो उनको सुनाई देता है, जिस पे वाइब्रेशंस होती है तो उनको सुनाई देता है, दैट इज tympanum। you have to write this point, this is important, ठीक है। cloaca is the common chamber where elementary, urinary and reproductive tract open। so this is the external opening। तो इनकी जो external opening है वो cloaca है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि सारी जितनी भी जो भी चीजें बाहर निकलनी होती है वो यहीं से निकलेगी। एलिमेंट्री जैसे जो फूड वेस्ट है वो भी यहीं से निकलेगा, यूरिनरी वेस्ट है वो भी यहीं से निकलेगा, और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो ओपनिंग है, जो गैमीट्स वगैरह निकलेंगे वो भी यहीं से निकलेंगे। दैट कॉमन ओपनिंग इज कॉल्ड एज द क्लोएका। दैट कॉमन ओपनिंग इज कॉल्ड एज द क्लोएका। तो रेस्पिरेशन इनमें काफी वेराइटी है, क्योंकि इनमें गिल से भी होता है, बिकॉज पानी में भी होते हैं, ये लंग से भी होता है, स्किन से भी होता है, ठीक है, स्किन से भी होता है। हार्ट इज 3 auricle and 1 ventricle, 2 auricle and 1 ventricle, these are different hearts भी हम आई थिंक ह्यूमन वेल फिजियोलॉजी में आगे पढ़ने वाले हैं, तब हम अच्छे से देखेंगे कि ऑरिकल वेंट्रिकल कैसे कैसे क्या होता है। फिर ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल सेम थिंग कि भाई ये अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी डायोशियस मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, आप देख के बता सकते हो, ठीक है, मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, ठीक है सर। तो ये था क्या, एम्फीबियंस। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, fertilization is external and requires water, that's why it is amphibians। amphibians के टाइम क्लियर हो, अगर एम्फीबियन के बारे में लिख रहे हो तो ये पॉइंट लिखना जरूरी है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड रिक्वायर वाटर। व्हाई रिक्वायर वाटर, बिकॉज वो एग, फर्टिलाइजेशन अगर एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन अगर एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल होने का मतलब क्या है कि वो एग बाहर ले करेगी एंड स्पर्म भी बाहर ले होगा, तो सबसे अच्छा मीडियम क्या हो सकता है उसके लिए, पानी ही हो सकता है, ताकि स्पर्म स्विम कर सके, ताकि स्पर्म स्विम कर सके और एग को जाके फर्टिलाइज कर सके। फिर हो जाता है हमारा ओवीपेरस। ओवीपेरस, ओवीपेरस समझते हो, एग ले होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वल स्टेजेस होंगी बीच में, ठीक है सर। फिर आ जाते हैं हमारे ये रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स यानी सारे क्रीपिंग क्रॉलिंग वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं
वो सारे इसके अंदर आते हैं। बॉडी हैज ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन एंड एपिडर्मल स्केल्स कॉल्ड स्क्यूट्स। ठीक है सर। रेप्टाइल का कोई एग्जांपल बताओ जरा, कोई रेप्टाइल का कोई एग्जांपल बताओ। स्नेक। स्नेक, स्केल्स देखें, स्केल स्नेक के स्केल्स होते हैं छोटे छोटे। क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, यस, ठीक है। तो ये उसी की बात चल रही है कि उसकी जो बॉडी होगी इट विल बी ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। कॉर्निफाइड मतलब इफ यू टच इट ना, बहुत ही हार्ड रफ सा लगेगा आपको, बहुत ही हार्ड रफ स्किन उसकी लगेगी। द स्किन इज वेरी ड्राई, बॉडी इज ड्राई, कॉर्निफाइड स्किन हो जाती है उनकी। एंड एपिडर्मल सरफेस पे स्केल्स वगैरह होते हैं। ठीक है। इसमें भी जो ईयर है टेम्फेनम रिप्रेजेंट करता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर ऑफ टू पेयर, दो पेयर के लिम्स होते हैं, यानी एक हाथ एक पैर, दो हाथ दो पैर ऐसे। हार्ट इसमें देखो क्या होता है, 3 चेम्बर्ड होता है, बट एक एक्सेप्शन है, वो याद रखना, और ये हम आपको लिखना भी पड़ेगा हमेशा, कि जो क्रोकोडाइल होता है ये 4 चेम्बर्ड होता है। जो क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चेम्बर्ड होते हैं। वैसे सारे रेप्टाइल्स में, स्नेक्स एंड लिजर्ड एंड इन सब में इट विल बी 3 chambered only, but the only exception is crocodile, which has a 4 chambered heart, so snake and lizard shed their skin as skin cast। snake के skin cast जरूर देखे होंगे आप लोगों ने, अगर कहीं घूमने उमने गए हो तो। snake के जो उसका आउटर कवरिंग होती है, उसकी जो कास्ट होती है, वो बहुत ही इजीली मिल जाती है। दैट ट्रांसपेरेंट थिंग तो स्नेक जो शेड करता रहता है, इट कंटिन्यूअसली रिपेयर्स इटसेल्फ। तो वो अपनी जो है सर, जी सर वो शेड क्यों करते हैं? शेड क्यों करते हैं मतलब दैट इज आल्सो अगेन द सेम थिंग कि साइज इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर वो जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते रहते हैं, तो उसको साइज इंक्रीज करना एंड सेल्स को रिपेयर करना, उसके लिए उसको अपना स्किन बार बार शेड करना ही पड़ता है। two things are there. ओके सर। So poikilotherms, again same thing. Poikilotherms cold-blooded, that means they cannot maintain their body temperature. Body temperature varies with the environmental temperature. Body temperature varies with the environmental temperature. Sexes are separated. I think अभी ये सारे छोटे मोटे points को बार बार explain करने की जरूरत नहीं है कि sexes are separated मतलब क्या। Fertilization is internal, oviparous you know, direct development you know. If anyone has a doubt in all these, तो maybe आपने class attend नहीं किया है अभी तक के, because we have already discussed it I think more than 1000 times कि oviparous क्या होता है, direct development क्या होता है, fertilization internal external क्या होता है। Okay, हाँ। So एक चीज बतानी थी, I think ये डाउट आया था सिर्फ और सिर्फ उसको, क्या नाम है, जयदीप है कि नहीं आज? नहीं, राज नहीं। हाँ, तो आई थिंक उसका पेपर था मे बी, इसलिए उसने पढ़ा होगा। तो ही गॉट वन पॉइंट कि ऊपर के जब आप पढ़ोगे ना, इफ यू आर स्टडीइंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट बुक और समथिंग, तो यू विल फाइंड अ थिंग, यू विल फाइंड अ टॉपिक व्हिच सेज digestion, intracellular digestion and extracellular digestion. Has anyone read it? Intracellular digestion and extracellular digestion. सर वो मेरे स्कूल में भी आया था, समझ में नहीं आया। नहीं आया समझ? कौन बोल रहा है वैसे ये? शिवा? सर शिवम। हाँ शिवम, ठीक है। देखो तो ये क्या होता है कि बहुत, अगर आप दूसरी किसी बुक्स में देखोगे ना, यू विल फाइंड 1 और 2 पॉइंट्स ऊपर के फाइलम में लिखा होगा कि डाइजेशन किस टाइप का है, एक्स्ट्रा सेलुलर है कि इंट्रा सेलुलर है। आई विल जस्ट टेल यू, बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, जैसे ह्यूमंस का केस ले लो, हमारे में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर मतलब डेफिनेटली सिंपल मीनिंग है कि सेल के अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के बाहर फूड का डाइजेशन हो रहा है। तो देखो, अगर हम में एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, मतलब जितने भी मैच्योर्ड एनिमल्स हैं, मैच्योर मतलब इवॉल्व्ड एनिमल्स हैं, उनमें सब में क्या होने वाला है, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होने वाला है। सो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, देखो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर बता देता हूँ कि हमारे में डाइजेशन के लिए वी हैव अ ऑर्गन सिस्टम एंटायरली, वी हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो होता क्या है, जैसे हम फूड खाते हैं, तो फूड खाते हैं, फिर वो हमारे स्टमक पे जाता है, फिर स्टमक की लाइनिंग में जो सेल्स वगैरह होते हैं, दे विल रिलीज एंजाइम्स, different glands are there, they will release their enzymes, they will release their product, and those product will then digest the food। ठीक है, तो मतलब फूड डाइजेस्ट सेल के अंदर नहीं हो रहा है, बट
सेल कुछ सिक्रीट कर रहा है, सेल ऐसे एंजाइम से सिक्रीट कर रहा है जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसको बोल देते हैं हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, की फूड मटेरियल को सेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, फूड मटेरियल को सेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्या होता है कि फूड अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, एंड जो सेल होते हैं वो एंजाइम्स रिलीज करेंगे, वो एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एंड इसका अपोजिट हो जाएगा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, जिसमें फूड को सेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये होता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में, हमारे जो पहले दो फाइलम होंगे वहां पर होगा ये। तो इसमें क्या होगा, फूड सेल के अंदर जाता है, जैसे पोरीफेरा होगा, फूड सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर वो प्रोसेस होगा, सेल के अंदर फूड को यूटिलाइज होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फूड खाने का मतलब वही ना कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी बाकी काम करने के लिए, प्रोटीन वगैरह बनेंगे, तो वो चीजें हैं, ठीक है। तो क्लियर है ये इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर, अगर कोई पूछ लेता है तो आप लिख सकते हो, कभी रीड करोगे तो भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स फॉर दिस क्लास। अब थर्ड क्लास देख लेते हैं, एव्स, वेरी सिंपल। कौन आता है इसमें? ऑफ कोर्स आपके दोस्त बर्ड्स, ठीक है। सो एव्स में हमारी सारी आ जाती हैं बर्ड्स, ठीक है। तो इनमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो विद टाइम में आपको बताता रहता हूँ जैसे जैसे हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ फेदर, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड मोस्ट ऑफ देम फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच है जो फ्लाई नहीं कर पाती, बाकी मोस्ट ऑफ देम फ्लाई, ठीक है। जॉज मॉडिफाइड टू बीक विदाउट टीथ, बीक देखा है कितनी टाइप की बीक होती है, पीकॉक की अलग होती है, क्रो की अलग होती है, ठीक है, हमिंग बर्ड की अलग होती है। तो बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, बतख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बतख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डक। डक बोलते हैं, वेरी गुड, डक। डक की वो देखी होगी आपने, बीक देखी होगी, तो कितनी डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफाइड है। तो इनके जो जॉ होते हैं वही मॉडिफाइड हो जाते हैं बीक के फॉर्म में, इनके जो जॉ होते हैं वही मॉडिफाई हो जाते हैं बीक के फॉर्म में, ठीक है सर। उसके बाद देखो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, विंग्स देखा होगा जरूर, विंग्स तो देखे ही होंगे। तो उसके जो फोर लिम्स होते हैं, आगे के जो हाथ होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। हाइंड लिम्स हैव स्केल्स, तो हाइंड लिम्स होते हैं जो फोर लिम्स के नीचे ही होते हैं, ऐसा नहीं कि अलग से कहीं दो जगह, बोलोगे कि सर दो ही तो दिखते हैं उनके विंग्स, नहीं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, नीचे हाइंड लिम्ब होता है, वो हाइंड लिम्स के ऊपर स्केल्स वगैरह होते हैं, हाइंड लिम्ब के ऊपर कभी। सर हाँ सर। सर मॉडिफाई है ना, मतलब क्या वो सपोर्ट करते हैं या फिर वो कैसे होते हैं, मतलब मॉडिफाई होते हैं आगे? मॉडिफाइड मतलब बाहर निकले हुए हैं, मतलब उनमें जो जॉ जॉ जैसे हमारा ये जॉ है, उनमें ऐसे जॉ नहीं प्रेजेंट होगा खाना खाने के लिए, दे विल डायरेक्ट, उनके जॉ बाहर आए हुए हैं ऐसा समझ लो। तो उनकी जो आप चोंच देखते हो वो उनके जॉ है, उनकी जो चोंच है दैट इज मॉडिफाइड जॉ। ओके सर। जो काम हमारा जॉ करते हैं उनका काम वो ये कर रहा है, बीक कर रही है उनकी, उनकी चोंच कर रही है ना। सारा काम फूड कटिंग च्यूइंग सब तो वही करते हैं, बीक से ही होता है उनका, इसलिए, ठीक है। तो नो ग्लैंड्स ऑन द स्किन, अभी देखो इसमें आपने देखा होगा जब हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन, तो बर्ड्स भी पॉलिनेशन करती है। बर्ड्स कैसे पॉलिनेशन करती है? बिकॉज उनके उनके बेस, उनके टेल के बेस पे ऑयल ग्लैंड होते हैं। तो इनकी बॉडी पे सिर्फ वो इकलौते ही ग्लैंड होते हैं जो स्किन के ऊपर होते हैं, जिनका नाम है ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जिनका नाम है ऑयल ग्लैंड। तो उसमें थोड़ा सा ऑयल प्रेजेंट होता है, तो जैसे ही वो किसी फ्लावर पे बैठते हैं तो पोलन ग्रेन्स उस ऑयल पे चिपक जाते हैं, और फिर जैसे ही वो बर्ड उड़ती है तो वो पोलन ग्रेन्स यहाँ वहां गिरती रहती है, तो उससे पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये बर्ड्स पे ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप देख रहे हो, एंडोस्केलेटन इज ऑसिफाइड। व्हाट डू यू मीन बाय ऑसिफाइड? ऑसिफाइड मतलब इट इज हॉलो, और ऑसिफाइड मतलब इट इज स्पॉन्जी। ऑसिफाइड मतलब इट इज वेरी लाइट वेट, है ना। इफ समथिंग नीड्स टू फ्लाई, इफ समथिंग नीड्स टू फ्लाई, तो इट हैज टू बी लाइट वेट, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी लाइट वेट। अगर हैवी होगा तो उड़ कैसे पाएगा? तो बट जो बोन्स होंगे, बोन्स तो डेफिनेटली बोन्स आर हैवी, है ना, बोन्स आर हैवी। तो इनके जो बोन्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर हॉलो, मोस्ट ऑफ देम आर हॉलो, एंड सम आर ऑसिफाइड। ऑसिफाइड मतलब स्पॉन्जी होने का मतलब बोल दो, स्पॉन्जी होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू फ्लाई वेरी इजीली, ठीक है सर। बोन्स आर स्पॉन्जी। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटीज। देख रहे हो जो उनके सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन होंगे उनके अंदर, बर्ड्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, जो भी स्पीसीज है वो, तो जैसे जैसे बोन्स हैं वैसे वैसे उनके अंदर एयर कैविटीज होंगी और वो बोन्स हॉलो भी होंगे, ठीक है सर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेंबर लाइक कॉर्प एंड गिजार्ड।
अब कॉर्प एंड गिजार्ड क्या होता है, देयर इज अ, उनके जब हम एलिमेंट्री कनाल जब हम पढ़ते हैं ना, देयर इज अ स्ट्रक्चर बिटवीन बिफोर स्टमक, स्टमक से पहले देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉर्प, कॉर्प बोल देते हैं उसे, गिजार्ड बोल देते हैं। वहां पर क्या होता है, फूड मटेरियल क्रश होता है, वहां पे क्या होता है, फूड मटेरियल क्रश होता है। अगर कोई बड़ा पार्टिकल गया है तो वो बड़ा पार्टिकल क्रश हो जाएगा उसमें, ठीक है, उसको बोल देते हैं गिजार्ड। तो दे हैव एन एडिशनल चेम्बर, एक चेम्बर टाइप होता है कि फूड पहले उसमें एंटर करेगा बिफोर गोइंग टू द स्टमक, कि बहुत ही फाइन छोटे छोटे पीसेस कर जाएंगे, ठीक है, बहुत ही फाइन, बिकॉज देखो उनमें टीथ नहीं होते हैं, बर्ड्स में टीथ नहीं होते हैं, तो हाँ वो बीक बीक से डेफिनेटली वो फूड तो कट कर लेते हैं बीक से। नोट्स मतलब कौन से, ये वाले? यस सर। हाँ मैं भेजूंगा, ये क्लास के खत्म होने के बाद मैसेज करके रखना मुझे। ओके सर। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बीक से डेफिनेटली वो फूड ले तो लेते हैं, फूड कट कर लेते हैं, ले तो लेते हैं, बट फूड को छोटा कैसे करेंगे अगर उनके पास टीथ नहीं होगा तो वो काम कर देता है इनमें कॉर्प एंड गिजार्ड, ठीक है, एक स्पेशल ऑर्गन इनके अंदर होते हैं। हार्ट भाई 4 चेम्बर, ठीक है, ऊपर से 3 3 3 होते हुए आ रहा था, 2 से 3 हुआ, 3 से अब 4 हो गया है, एक्सेप्ट ऊपर क्रोकोडाइल में भी 4 हो चुका था, ठीक है। होम्योथर्मस और वार्म ब्लडेड, हाँ जी, पहले ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं जिनको वार्म ब्लडेड बोल रहे हैं, एबल टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है। द एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, ठीक है, एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो, क्योंकि इनका रेस्पिरेशन ये तो काफी इनमें एक्टिविटी होती है, तो इनके अंदर जो एयर सैक्स होते हैं, एयर सैक्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें क्या होता है, एयर भरी हुई होती है, और ये एयर लंग्स को सप्लीमेंट करती है, ये एयर लंग्स को सप्लीमेंट करती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ओवीपेरस मतलब पता होगा आप लोगों को अभी तक कि ये एग ले करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी भाई कोई लार्वा वालवा नहीं, डायरेक्ट छोटा चिड़िया ही निकलेगी, एग्जाम्पल पिजन, क्रो, स्पैरो, पीकॉक, जो भी है ये हो गए, ठीक है जी। लास्ट है मैमल्स, इसमें तो यार कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे नहीं, बट ये मत समझना कि बिल्कुल नहीं पढ़ना, पढ़ के पूरा जाना है। हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू नरिश यंग वंस बाय सिक्रेटिंग मिल्क, डेफिनेटली मेन पॉइंट यही है। Have two pair of limbs, skin has hairs, external ear or pinna is present, external ear दिखता है, different type of teeth are there, we have 4 types of teeth, heart is 4 chambered, homeothermos again we are warm blooded, we maintain our internal body temperature, respiration के लिए हमारे पास lungs है, sexes are separated, fertilization is internal, viviparous and oviparous, yes there is an exception, and direct development, ठीक है। इसका एक्सेप्शन आप पता करना, मेरे हिसाब से प्लेटिपस या ऐसा कुछ होता है, डू यू गाइस नो? यस सर। प्लेटिपस सर, और एक होता है सर, ई से नाम होता है। हाँ मेरे को तो एक ही याद आ रहा है, तुम लोग देख लेना सर 10th में बताया था। हाँ हाँ, प्लेटिपस मुझे अचानक से याद आया। ओके, तो दिस इज नथिंग बट योर एनिमल किंगडम का चैप्टर, जिसको हमने बीच में छोड़ा था क्योंकि बहुत ही not boring but lengthy, and no concept is there now, there is nothing to explain as a teacher in this. I feel very sad कि आप लोगों को ये पूरा याद भी रखना पड़ेगा, मैं तो देख के बोल देता हूँ बस फैक्ट ही फैक्ट है इसमें। हाँ बस फैक्ट ही फैक्ट है, और आपको ये याद भी रखना है, दैट इज अ थिंग। बट आई एम टेलिंग यू, जो भी मैं बता रहा हूँ अगर उससे करो, दिन का एक भी करोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ, इट विल नॉट इवन टेक 5 minutes ऑफ योर एंटायर डे, ठीक है, 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट इंस्टाग्राम कम चला लेना, ये चला लेना, ये पढ़ लेना, ठीक है। इट इज वेरी टफ टू टेक आउट 5 minutes फ्रॉम योर इंस्टाग्राम टाइम, बट आई होप यू कैन डू दैट, ठीक है। विल स्टार्ट विथ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो हमने ऑल्सो आधा स्टार्ट कर चुके थे हम, तो वी विल जस्ट सी कि हमें याद है कि नहीं है। हाँ जी, एक Echidna oviparous mammals, I don't know इसको स्पेल क्या करेंगे, मुझे तो वो भी नहीं समझ में आ रहा। We'll start chapter एकिडना सर, हाँ एकिडना। Echidna,
एकिडना, यही था सर वो। नहीं था? वेरी गुड। महक ने जल्दी से गूगल करके बता भी दिया है। मैं गूगल किया कि ऐसे ही बता रहे हो? याद आ गया। सर गूगल किया था। ओके, वेरी गुड, वेरी फास्ट आल्सो। हाँ जी, सब यही है, सब यही है। बाकी एपीएस वेपीएस कुछ पेपर हुए कि नहीं? 17 ही हुई है, कल है किसी का ना? कल किन का है? सर हमारा हो गया। कल किसका है? कल किसी का नहीं है, कल बायो कल है ना? है ना? खड़की वालों का शायद से। हाँ देखो, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। सर हमारा आज हो गया। कैसा हुआ? हमारा सही सेकंड गया सर। था पेपर। सही था? नहीं, Yes, सेकंड sir. पेपर था, सही नहीं था, सेकंड था। सही नहीं था, सेकंड था मतलब? सर मतलब थोड़े वो चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़ा ना सर, तो फिर वायरस के नाम आ गए थे, इसलिए कंफ्यूजन हो गया था। ओह, एग्जाम्पल्स बायो में बहुत आते हैं। आपका जो नीट वाला पेपर होता है ना, उसमें सर मैंने तो पहले ही शुरू कर दी थी याद करना उसको, इसलिए अभी मैम ने तब बताया तब तक याद हो चुका था मेरे। हाँ नहीं, बायो के पेपर में अगर आप देखोगे ना, नीट के क्वेश्चंस उठाओ तो चाहे आपको पूरा चैप्टर का कंसेप्ट आता है, बट उस पे वो क्वेश्चंस ऐसे पूछेंगे कि अब वो तुम्हें 4 एग्जाम्पल दे देंगे। अलगी में भी ऐसा ही होता है कि वो तुम्हें 4 से 5 अलगी के नाम दे देंगे, उसमें से तुम्हें ये बताना कि भाई इसमें से रेड वाली कौन सी है, या फिर इसमें से ग्रीन वाली, चलो बहुत सिंपल है ग्रीन वाली बताना, बट इसमें से ब्राउन वाली कौन सी है। तो क्योंकि हमने गिने चुने अलगी पढ़े होते हैं, तो उसमें से पता करना कि कौन सा है ये। उसमें फिर अगेन सेम थिंग एज आई थिंक ऑलरेडी टोल्ड यू, हिट ट्रायल एंड एरर मेथड, नॉट ट्रायल एंड एरर बट जस्ट रिमूविंग दी ऑप्शंस विच आर रॉन्ग, जो आपको 100% पता है कि हाँ ये तो गलत है। तो ऐसे करते करते 2 ऑप्शन निकल गए, तो यू स्टिल हैव अ 50-50 चांस ऑफ गेटिंग द राइट आंसर। सो अगर ऐसा लगता है कि गट फीलिंग आती है कि यस यू कैन डू इट, देन डेफिनेटली यू कैन टिक मार्क इट। बाकी जो देखा जाएगा जो होगा वो तो ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, उसकी कोई वो नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली इफ यू आर टारगेटिंग नीट एज एन एग्जाम, तो इट इज डिफिकल्ट एंड यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, हाँ जी। ये हमने शुरू कर दिया था ना, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। कितना हो चुका है, कहाँ तक हो चुका है, मुझे ये बताओ। और यू वांट कि हम फिर से पढ़ें जल्दी से? सर वापस कर लेते हैं, क्विक रिकैप करते हैं सर। चलो क्विक रिकैप कर लेते हैं, चलो ठीक है, सब यही बोल रहे हैं। सो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अभी हम शुरू करने वाले हैं। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट यूनिट, ट्रांसपोर्ट, नॉट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बट ऑल टुगेदर द प्लांट्स की सारी यूनिट। ठीक है, इट्स वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग टू टीच एज वेल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न एज वेल। ठीक है, बिकॉज इसमें कुछ कंसेप्ट है, इसमें मतलब सिंपल ये नहीं कि इसमें ये होता है इसमें ये होता है, नहीं, इसमें कुछ कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ a very good chapter which is transport in plants. 2 to 3 questions डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक है जिस पे डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। मंच ने जो दिया था, मंच MUNCH, मंच का प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जो इस चैप्टर के एंड में हम करेंगे। ठीक है, उसकी आई हैव अ वीडियो ऑल्सो, तो अगर हम उस टाइप तक वहां तक पहुंच पाते हैं आज तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम बाद में देखेंगे उसको, और आई जस्ट शेयर द वीडियो का लिंक। ठीक है, तो प्लांट के, एज यू नो, प्लांट डज नॉट हैव अ ऑर्गन टाइप ऑफ अ सिस्टम, लाइक हमारे में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सो प्लांट के पास ऐसा कुछ नहीं है। प्लांट्स के पास सिर्फ एक नेटवर्क है ऑफ सेल्स विच आर नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जो भी ट्रांसपोर्ट होने वाला होता है, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस हो, ऊपर से नीचे हो, चाहे नीचे से ऊपर हो, या फिर लेटरल ट्रांसपोर्टेशन हो, तो जो भी होगा प्लांट को जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ही करना पड़ेगा। मे बी इट इज फूड पार्टिकल है तो भी वो वाटर के अंदर ही मिक्स्ड होगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सैप बोलते हैं। सैप मतलब फूड पार्टिकल एसोसिएटेड विद सम काइंड ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, तो उसके हम सैप बोलते हैं। दिस इज नॉट एंटायरली द सॉल्यूट पार्टिकल्स, डायरेक्टली कोई सॉल्यूट पार्टिकल नहीं है, बट जो फूड जाएगा दैट विल बी एसोसिएटेड विद वाटर। ये मान के चलो कि सिर्फ अकेला नहीं वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इट विल बी एसोसिएटेड विद वाटर, तो वाटर ही ट्रांसपोर्ट करेगा, बी इट इन फ्लोएम ऑल्सो। अगर फ्लोएम भी है तो भी वाटर ही ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा उसको। ठीक है, वो हम देखेंगे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में कैसा होता है। तो एज यू नो कि देखो 2-3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। तो नंबर 1 इज डिफ्यूजन इज वेरी सिंपल, इट इज समथिंग, किसी एक जगह से दूसरे जाना, एंड
it is towards the gradient मतलब something is traveling from a higher concentration to a region of lower concentration. मतलब हमारी हाइट पे जो टंकी होती है घर के, वहां से अगर हमारे टैप में पानी आता है, that is from a higher concentration of water to a lower concentration of water. ठीक है, this is nothing but diffusion. Diffusion is very simple. Rate of diffusion ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बिकॉज देखो डिफ्यूजन देयर इज नो एनर्जी रिक्वायर्ड. डिफ्यूजन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, एटीपी वीटीपी खर्च करने की जरूरत नहीं है इसमें. देयर इज नो स्पेशल स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड, कोई भी प्रोटीन वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता है नॉर्मल डिफ्यूजन के लिए. तो जब डिफ्यूजन होगा मतलब एक किसी लिक्विड को दूसरे लिक्विड में जाना है, तो सबसे पहले उनमें एक ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए. देयर शुड बी अ डिफरेंस इन देम, मतलब एक क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे की क्वांटिटी कम होनी चाहिए. तो जो दूसरे में जो क्वांटिटी होगी वो इस वाले में फ्लो करने लग जाएगी अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. दोनों का लेवल जब तक बराबर नहीं होता है. तो इट इज अ स्लो प्रोसेस. ठीक है, इट इज अ स्लो प्रोसेस. गैसेस एंड लिक्विड में इसे हम ज्यादा इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं, सॉलिड में नहीं होता है. सॉलिड डिफ्यूज नहीं करता है किसी चीज के अंदर. ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? इट इज अफेक्टेड बाय ग्रेडियंट कंसंट्रेशन. अगर एक जगह पे आपने 10,000 लीटर की टंकी रखी है और दूसरे एंड पे आपने 100 ml का ग्लास रखा है, तो वो विद इन नॉट इवन अ सेकंड, अब जैसे ही टैप खोलोगे वो ग्लास भर जाएगा. इट्स लाइक दैट. तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे रेट ऑफ डिफ्यूजन वेरी करता है. सेम थिंग एक और चीज आ जाती है जिसका नाम है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब मतलब हो तो रहा है डिफ्यूजन, मतलब फ्लो होना है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है, बट कोई ऐसी चीज है जो उसे फैसिलिटेट कर रही है, जो उसे हेल्प कर रही है ये चीज होने में. ठीक है, तो वो फैसिलिटेट कौन करते हैं? वो करते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. वो फैसिलिटेट कौन करते हैं? हमारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिनको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हम उन्हें बोलते हैं, जिनको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं. अगेन दिस इज आल्सो विदाउट एक्सपेंडिचर. अगर डिफ्यूजन है दैट मींस विदाउट एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो ये बहुत ही जो होते हैं काफी स्पेसिफिक होते हैं. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक, मतलब वो प्रोटीन मॉलिक्यूल किसको अंदर छोड़ेगा, किसको अलाउ करेगा अपने थ्रू पास होने के लिए, दैट इज वेरी स्पेसिफिक. मतलब वो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही अंदर जाने देगा, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स को ही अंदर जाने देगा. ठीक है, ऐसा होता है. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नथिंग बस एक प्रोटीन होता है. प्रोटीन हेल्प करता है किसी चीज को अंदर या बाहर जाने के लिए. तो उसमें होता क्या है, प्रोटीन एक चैनल क्रिएट कर देता है, लाइक अ टनल. एक प्रोटीन एक टनल क्रिएट कर देता है. तो प्रोटीन के थ्रू होते हुए वो जो भी बंदा क्रॉस कर रहा है, जो भी प्रोटीन या जो भी मॉलिक्यूल क्रॉस कर रहा है, वो क्रॉस कर लेता है. तो दिस इज योर सेकंड थिंग, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. तो ऐसे ही कुछ होते हैं जिनका नाम है पोरिन्स. तो पोरिन्स भी प्रोटीन्स होते हैं जो सरफेस पे होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के. ठीक है. लार्ज पोर्स, एक मिनट थोड़ा जूम इन कर लेते हैं कि मुझे पता आपको दिख रहा है कि नहीं. लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन जो पोर्स क्रिएट कर देते हैं, बिकॉज दीज आर प्रोटीन्स ना, एंड इनके अंदर एक चैनल है. तो ये बहुत सारे प्रोटीन्स अगर किसी वॉल पे लगे हुए हैं, किसी मेम्ब्रेन पे लगे हुए हैं, तो दे क्रिएट काइंड ऑफ अ होल, एक होल क्रिएट कर देते हैं, जिसके थ्रू सारे हमारे जिसको भी पास होना होता है, जो भी मटेरियल को पास होना होता है, जिस भी मॉलिक्यूल को पास होना होता है, वो पास कर जाता है. सेम गोज विद एक्वापोरिन्स. एक्वा मतलब वाटर. तो ये वैसे पोर है जिनके थ्रू वाटर पास करेगा, ये वैसे पोर है जिनके थ्रू वाटर पास करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, एक्वापोरिन्स एनहांस द रेट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. सो जब वाटर ट्रांसपोर्ट होगा ना, तो ये एक्वापोरिन्स बहुत हेल्प करते हैं. जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है तो एक्वापोरिन्स बहुत हेल्प करते हैं. ठीक है सर. उसके बाद पैसिव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट है. ये पैसिव का मतलब हमेशा यही होगा कि विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. तो डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस. एंड इफ सम प्रोसेस इज एक्टिव, अगर कोई प्रोसेस एक्टिव है, एक्टिव होने का मतलब कि वहां पर एनर्जी यूज्ड हुई है. इफ देखो कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर हमारी सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूजुअली सेल वॉल तो सबको अलाउ कर देती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही थोड़े बहुत ऐसे सबको अंदर नहीं जाने देती है. तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स को रिपेल करने लगती है, कुछ मॉलिक्यूल्स को रिपेल करने लगती है. बट वो मॉलिक्यूल्स अगर सेल के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर तो जाना ही जाना है. तो वो सेल के अंदर कैसे जाएंगे? तो वो एक्टिवली जाएंगे मतलब दे विल यूज एनर्जी टू गो इनसाइड. मतलब दे विल यूज देयर एनर्जी टू गो इनसाइड. तो वो एनर्जी यूज करेंगे, देन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे. तो एनर्जी यूज करने का प्रोसेस क्या होता है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है. दे विल यूज डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल,
जो भी होगा वो प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक सेल के लिए. देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ, दिस इज नथिंग बट व्हाट यू कॉल इट, केमिकल रिएक्शंस होंगी जिससे वो जो मॉलिक्यूल है जो वैसे नॉर्मली पैसिवली तो मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बट एक्टिवली यूजिंग एटीपी वो मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगा. यूजिंग एटीपी वो मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगा. ठीक है, तो इसके अंदर दिखते हैं ये दो तीन टाइप आते हैं, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट एंड यूनिपोर्ट. अब सिम्पोर्ट मतलब सिम समथिंग, सिम्बायोसिस से एक वर्ड आता है सिम्बायोसिस. अगर हम देखते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज समथिंग बिटवीन टू पर्सन, उससे याद रखना सिम मतलब टू. तो सिम्पोर्ट ऐसा होगा कि अगर किसी चीज को पास करना है तो वो अकेली चीज पास नहीं कर सकती, जब दो चीजें जाएंगी एक साथ तो ही वो पास करेगी. तो सिम्पोर्ट हो जाता है एक ही डायरेक्शन में दो चीजों का जाना. जैसे ये देख रहे हो कि ये दो हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दोनों जब साथ में जाएंगे तो ही ये मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएंगे, नहीं तो अगर अकेले अकेले जाएंगे तो ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट. एंड सिम्पोर्ट जब होगा दैट मीन्स वो दोनों एक ही डायरेक्शन जाएंगे, मतलब बाहर से या तो अंदर जाएंगे या फिर अंदर से बाहर आएंगे. ठीक है, और एक होता है एंटीपोर्ट. एंटीपोर्ट यानी ऑफ कोर्स एंटी मतलब अपोजिट हो जाएगा कि होंगे दो ही एक साथ ट्रांसपोर्ट, होंगे दो ही. अगर सिंगली वो अगर आना चाहेगा, सिंगल अलाउ नहीं करेगा वो उसे, वो दो को ही अलाउ करेगा. ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन. उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि वो प्रोटीन की प्रॉपर्टी. हाँ सर. सर ये दोनों क्या है सर जो उसमें से निकल रहे हैं? क्या, आपकी आवाज नहीं आई. सर ये दोनों जो एक ब्लू एंड पर्पल है ये क्या है सर, इसका नाम? ब्लू लाइन, वापस बोलो. सर ये ब्लू एंड पर्पल कलर के जो डॉट्स हैं ये क्या है सर, इनका नाम क्या है? ये कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी मॉलिक्यूल जिनकी रिक्वायरमेंट है अंदर. राइबोसोम्स, कोई टाइप का प्रोटीन हो गया, कोई टाइप का एंजाइम होगा, कुछ भी हो सकते हैं ये. ठीक है, जिसको भी, जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट है अंदर, सेल के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है, इट कैन बी एनीथिंग ना. सेल के अंदर से जो प्रोटीन्स बन के आ रहे हैं, सेल के अंदर से जो हमारे प्रोटीन्स बने हैं, अमाइनो एसिड्स बने हैं, उनको अगर सेल के अंदर से भी बाहर आना है तो वो यही प्रोसेस यूज करेंगे. बट उनके पास दो तीन ऑप्शन और है बाहर निकलने का. वो हमने जब सेल का जब चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस. आप वो शीट में देखना, उसमें लिखा होगा वो चीज. ठीक है, तो ये कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी चीज जिसको सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है, या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो सेल ने बनाया है किसी ऑर्गन के लिए, मतलब हमारे किसी सेल ने बनाया है और वो किसी ऑर्गन के पास जाएगा तो उसको सेल तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, सेल के तो बाहर आएगा तभी तो वो जा पाएगा. ये चीज है वो. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मॉलिक्यूल, कंपाउंड, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, कुछ भी हो सकता है. आप लिखोगे तो इसको मॉलिक्यूल लिख के आ जाना, जब भी लिखोगे ना इसको मॉलिक्यूल लिख देना. ठीक है, तो सिम्पोर्ट समझ में आ गया. दो मॉलिक्यूल्स जब क्रॉस करेंगे एक साथ तभी वो उसको अलाउ करेगा, सिंगली अलाउ नहीं करेंगे. दो मॉलिक्यूल एक साथ क्रॉस करेंगे एक ही डायरेक्शन में, दैट इज सिम्पोर्ट. दो मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे एक ही टाइम पे, दैट इज एंटीपोर्ट. और अगर सिंगली कोई चीज क्रॉस करने दे रहा है कोई प्रोटीन तो उसे हम बोल देते हैं यूनिपोर्ट. तो उस मूवमेंट को हम बोल देते हैं यूनिपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एज वी ऑल नो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज समथिंग विच विल रिक्वायर एनर्जी. अगर मेम्ब्रेन किसी को अलाउ नहीं करती जाने के लिए बट उसकी रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर तो उसको जाना ही पड़ेगा. तो वो कैसे जाएगा, एनर्जी यूटिलाइज करके जाएगा. तो वो कैसे जाएगा, एनर्जी यूटिलाइज करके जाएगा. प्रोटीन पंप्स आर यूज्ड टू कैरी अ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. प्रोटीन पंप्स, तो इसको जब हम इसकी स्टडी पता है हम कब करेंगे, देयर इज अ टॉपिक आई थिंक इन दी सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट. नाम मैं भूल रहा हूँ चैप्टर का, मे बी दैट इज द सेम चैप्टर. उसमें हम देखते हैं प्रोटीन पोटेशियम पंप, के प्लस के पंप हम देखते हैं दो तीन. तो वो हम उस टाइम पे देखेंगे कैसे होता है ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. दीज पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम अ लो कंसेंट्रेशन टू अ हाई कंसेंट्रेशन. देख रहे हो ना, अपोजिट कंसेंट्रेशन है. लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन में भी भेज सकते हैं ये लोग जबरदस्ती से. ठीक है, भेज सकते हैं. वाई? बिकॉज एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं. अगर डिफ्यूजन होना है, फ्री ऑफ एनर्जी यूज होना है, एनर्जी यूटिलाइज नहीं करनी है, डिफ्यूजन नॉट बायोमोलिक्यूल्स. ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की, ये प्लांट्स वाली यूनिट में ही कोई चैप्टर है. बायोमोलिक्यूल्स तो यूं सिर्फ मॉलिक्यूल. ठीक है, तो आई थिंक ये था हमारा जो लास्ट तक हमने पढ़ा था, जो लास्ट क्लास तक पढ़ा था. एंड दिस नाउ कम्स द न्यू थिंग जो हमें, जिसको अभी डिटेल में पढ़ना है. तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे दिमाग खाओ जो टॉपिक है वो है वाटर पोटेंशियल. बट इट इज दो वेरी इजी, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है.
ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। तो मैंने 1 बाय 1 ये स्पेशली पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये लग रहा होगा कि इतना क्या लिखा हुआ है, बट इसको जस्ट एक बार रीड करेंगे हम ना, तो आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब देखो, व्हाट इज किसी चीज की पोटेंशियल। जैसे फॉर मैं एग्जांपल बोलूं कि अथर्व का क्या पोटेंशियल है, तो उससे क्या समझ में आता है? अथर्व का क्या पोटेंशियल है, उससे क्या समझते हो कि अथर्व में क्या, मतलब अथर्व क्या क्या कर सकता है? पोटेंशियल मतलब यही ना, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, है ना। कैपेसिटी बोल लो या कैपेबिलिटी बोल लो, कि अथर्व क्या क्या कर सकता है। तो सेम गोज विद वाटर पोटेंशियल, कि वाटर कितना पोटेंशियल है कुछ चीज करने के लिए। काम कुछ भी हो सकता है, बट वो कितना पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो इसे हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। उसे हम बोलेंगे अथर्व का पोटेंशियल, कि अथर्व इज वेरी पोटेंशियल टू डू दिस दिस दिस। तो सेम गोज विद वाटर पोटेंशियल, कि वाटर कितना पोटेंशियल है कुछ काम करने के लिए। वाटर कितना पोटेंशियल है कुछ काम करने के लिए। तो अभी हमें ये वाटर पोटेंशियल ही निकालना है। अभी हमें ये वाटर पोटेंशियल ही निकालना है कि वाटर, किसी वाटर का अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। द मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर पोटेंशियल, कि भाई ये जो वाटर है इसके कितना पोटेंशियल है कुछ काम करने के लिए, कि किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितना पोटेंशियल है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट होने के लिए कितना पोटेंशियल है, ये सब चीजें हम देखते हैं। ठीक है, फिर एक होता है सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ठीक है, जब हमें वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है, तो वो दो चीज पे डिपेंड होता है। नंबर 1 इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल एंड नंबर 2 इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो पहले हम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम इसको डिटेल में करेंगे। देखो, फिर ये बोल रहा है प्योर वाटर हैज द हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल। जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर मान ले सिर्फ पानी, देयर इज नो सॉल्यूट एडेड, कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्लियर पानी है, सिर्फ पानी है, तो उसका सबसे हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल होता है। ठीक है, देखा जाए तो वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय अ सिंबल कॉल्ड एज साई। साई हम इसे बोलते हैं, सिंबल ये ऐसा होता है इसका, मतलब ये करके इस टाइप का कुछ सिंबल होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साई, PSI, P साइलेंट है तो इसको हम साई बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। प्योर वाटर, उसका जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस वाटर पोटेंशियल इज पास्कल। पास्कल वैसे किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की शायद ना, आई होप आई एम करेक्ट। प्रेशर, यस सर। हाँ ठीक है, बिकॉज वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम प्रेशर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, दैट्स व्हाई इसकी यूनिट पास्कल में है। इफ सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इफ सम सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर, the solution has fewer free water molecules and the concentration of water decreases. ठीक है, reducing its water potential. Hence, all solution have a lower water potential than pure water. The magnitude of this lowering due to dissolution of solute is called as solute potential. अब देखो, जो प्योर वाटर होगा ना, उसका प्योर वाटर का सॉल्यूट पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। प्योर वाटर का सॉल्यूट पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा कितना है? 0 है। ठीक है, जो हमने उसको एक दिया हुआ है, नाम नहीं, एक नंबर दिया हुआ है कि जो प्योर वाटर होगा उसका सॉल्यूट पोटेंशियल होगा 0। ठीक है, मतलब उसके अंदर हमने कोई भी सॉल्वेंट, कुछ भी सॉल्यूट हमने ऐड नहीं किया है, बट जैसे ही प्योर वाटर में हम कुछ ना कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी। बट वैसे वो 0 था, अब 0 से कुछ चीज डिक्रीज होगी तो वैल्यू क्या होगी? माइनस में आएगी ना, करेक्ट है कि नहीं? क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम 0 ले रहे हैं, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम 0 ले रहे हैं, एंड जैसे ही उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्यूट हमने डाल दिया, अब बताओ होता क्या है। देखो, जब वाटर प्योर वाटर है तो उसके सारे वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हैं काम करने के लिए, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आर वेरी पोटेंशियल टू डू एनी वर्क, है ना। बट जैसे ही हम कोई सॉल्यूट डाल देते हैं, होता क्या है कि जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट रिएक्टिंग। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे उस सॉल्यूट के साथ रिएक्ट करना शुरू कर जाएंगे, तो हमारे बहुत सारे सॉल्यूट्स तो एक काम करने लग गए ऑलरेडी। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्यूट को हैंडल करने में वेस्ट हो गए।
अब क्या होगा, जो बचे हुए जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो बचे हुए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अब उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो प्योर वाटर का जो पोटेंशियल था, प्योर वाटर का सबसे ज्यादा पोटेंशियल था, है ना, क्योंकि उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स काम करने के लिए रेडी हैं। बट जैसे ही हमने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, जैसे ही हमने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? बिकॉज अभी आधे से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स तो सॉल्यूट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आधे से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स तो अभी सॉल्यूट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? कम हो गए ना। अगर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? डेफिनेटली वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। करेक्ट है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये नहीं आएगी तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। वाटर पोटेंशियल का खेल समझ में आया क्या नहीं? यस सर। बाकी आई वांट कि सब एक बार बोल दें, बिकॉज ये अगर नहीं समझ आए, कोई अगर कुछ भी हो लिख दो, यस नो यस नो। वी वांट कि हमें रिपीट करना कर दो, बिकॉज ये नहीं समझ में आया तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। आई वांट एवरीवन टू आंसर, एवरीवन मतलब एवरीवन। ठीक है, तो आई विल रिपीट इट वंस मोर। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है, इट्स वेरी इजी, बहुत ही लॉजिकल चीज है। हमने बोला प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अब उसका क्यों, आप पूछो क्यों वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा है? क्यों ज्यादा है? क्योंकि प्योर वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, every water molecule, every H2O, every water molecule is free, every water molecule is free to do any kind of work। मतलब अगर आप इस प्योर वाटर को बोलो कि तू ये काम कर, तो उसके जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सारे एक ही काम में लग जाएंगे, वो सारे एक ही काम में लग जाएंगे। ठीक है, दिस इज प्योर वाटर, सबसे ज्यादा वाटर पोटेंशियल। फिर एक दूसरा वाटर है, प्योर वाटर था बट उसमें आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया, आपने उसमें कुछ भी डाल दिया, आपने उसमें सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल डाल दिया। अब क्या होगा, देखो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रिएक्ट करना शुरू कर जाएंगे सॉल्ट के साथ या शुगर के साथ या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ। हमारे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे ही काम में लग जाएंगे, हमारे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट को हैंडल करने में लग जाएंगे। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे ना, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, ये इस पे एग्री कर रहे हो? फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे। तो अगर फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए तो वाटर का पोटेंशियल रिड्यूस होगा कि इंक्रीज होगा? फ्री वाटर मॉलिक्यूल अगर कम हो गए तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर कैन यू रिपीट क्वेश्चन? ओके, ध्यान से सुनो। प्योर वाटर में अगर मैं सॉल्यूट ऐड कर दूं तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट को हैंडल करने में लग जाएंगे, कुछ वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट को हैंडल करने में लग जाएंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल थोड़े कम बच जाएंगे अभी। तो उस पर्टिकुलर वाटर का वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर कम होगा। कम हो जाएगा। वाई कम हो जाएगा? क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अभी कम हो गए हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल्स ही कम है तो उस पूरे वाटर का पोटेंशियल कम हो गया ना। एक प्योर वाटर है, उसका सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रेडी हैं काम करने के लिए, और एक ये वाला वाटर मॉलिक्यूल, एक ये वाला कंटेनर है जिसके पानी में हमने सॉल्यूट मिला दिया। अब इसके कुछ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स तो क्या करने लग गए, सॉल्यूट को हैंडल करने लगे, तो वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए। वाटर मॉलिक्यूल कम होने की वजह से सॉल्यूट वाटर पोटेंशियल हमारा कम हो गया। ठीक है, वाटर पोटेंशियल हमारा कम हो गया। ठीक है, ये देखो सॉल्यूट पोटेंशियल ना, ठीक है, इसको अगर साई करके और नीचे छोटा एस बना होगा ना, इसको बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। साई करके अगर डब्ल्यू बना होगा तो वाटर पोटेंशियल, साई करके पी बना होगा तो प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है सर, ये ऐसा होता है। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल इट इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो क्योंकि अगर प्योर वाटर होगा तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल 0 लेते हैं, प्योर वाटर होगा ना तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल 0 है। 0 मतलब भाई इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट एडेड नहीं है। 0 मतलब इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट एडेड नहीं है। 0 मतलब इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट एडेड नहीं है। बट जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड कर दो, तो
जो सॉलिड पोटेंशियल होगा वो कम हो जाएगा, सॉलिड पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, कभी भी पॉजिटिव में नहीं होगा। वाई पॉजिटिव में क्यों नहीं होगा? बिकॉज प्योर वाटर का ही जीरो है, प्योर वाटर को ही हमने जीरो अगर वाटर पोटेंशियल माना है, तो प्लस में कैसे हो सकता है? प्लस में तो हो ही नहीं सकता। प्योर वाटर में एक जीरो सॉल्यूट होता है, प्योर वाटर मतलब जीरो सॉल्यूट, अगर उसका वाटर पोटेंशियल जीरो है तो प्लस में तो होना का नामुमकिन ही है, हो ही नहीं सकता है, वो नेगेटिव में ही होगा, ठीक है। फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm मान के चलो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। समझ रहे हो? ये नहीं समझोगे आप। देखो वाटर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है, सबसे नीचे लिखा हुआ है, वैसे ये लिखा हुआ आपको, अगर आपको नहीं दिख रहा तो दिखा देता हूँ। ये रहा वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये बोल रहा है अगर प्रेशर पोटेंशियल कॉमन है, प्रेशर पोटेंशियल कॉमन होना मतलब इसने बोल दिया कि अगर एटमॉस्फेरिक फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ये प्रेशर को हम इन्वॉल्व नहीं करें, एटमॉस्फेयर प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कांस्टेंट कर दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। बस यही बोलने का मतलब है इसका। फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फॉर अ सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो, if a pressure is greater than atmospheric pressure is applied to pure water or a solution, its water potential increases. It is equivalent to pumping water from one place to another. ठीक है। अब ये चीज क्या बोल रहा है कि प्रेशर पोटेंशियल की अभी बात चल रही है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर नॉर्मली एटमॉस्फेयर लगाता है, उससे ज्यादा प्रेशर अगर हमने अप्लाई कर दिया वाटर पे, उससे ज्यादा प्रेशर हमने अप्लाई कर दिया, तो सिंपल सा लॉजिक है, बताओ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स पे ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर किसी चीज पे हम प्रेशर डाल रहे हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? आप लोग डिक्रीज होगा सर, डिक्रीज। उल्टा, ध्यान से सोचो, ध्यान से लिखो, तुम्हारा डिक्रीज इंक्रीज मुझे एक जैसा ही सुन रहा है, लिख के बताओ। प्रेशर पोटेंशियल की बात चल रही है, प्रेशर 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 प्रेशर। देखो इसको कैसे समझा सकते हैं कि एक मिनट, लेट मी थिंक ऑफ अ वेरी गुड एग्जांपल प्रेशर पोटेंशियल का। आई एम नॉट गेटिंग एन एग्जांपल। सो देखो सिंपल लॉजिक लगाओ कि देखो वाटर अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है प्योर वाटर, अगर प्योर वाटर नहीं, कोई भी वाटर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, देन तो हमने इसको बोल दिया कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि इसको हम फिर काउंट ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि वह उतना हो गया। बट अगर हमें भी प्रेशर पोटेंशियल देखना है, देखो मैं बताता हूँ प्रेशर पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट होता है। अगर ये एक सेल है, ठीक है, अब इसके अंदर लिक्विड, इसके अंदर वाटर जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंसेंट्रेशन डिफरेंट। इसको क्या पता हमने एक सेल को ऐसे सॉल्यूशन में डाला कि जिसमें कंसेंट्रेशन उल्टा है, कि मतलब अंदर लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, बाहर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में वाटर मूव करेगा, तो सेल के अंदर पानी जाने लगेगा। जब सेल के अंदर पानी भर जाएगा बहुत सारा, तो वो पानी सेल की वॉल पे एक प्रेशर डालेगा कि नहीं डालेगा? ये बताओ मुझे। यस सर। सेल के अंदर प्रेशर डालेगा, वो पानी सेल की वॉल पे प्रेशर डालेगा, वॉल की तरफ। बलून का एग्जांपल ले लो, पानी भरते रहोगे तो वो पानी वॉल पे प्रेशर डालता है, एंड ऑफ द डे वो फट जाता है। सेम गोज विद सेल ऑल्सो। तो यही जो प्रेशर है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ये प्रेशर पोटेंशियल। समझ में आई चीज? दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर पोटेंशियल। तो यही बोल रहा है कि अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डालोगे, तो उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। बिकॉज वाटर पोटेंशियल इंक्रीज क्यों होगा? बिकॉज वाटर पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर पोटेंशियल ना। अगर प्रेशर पोटेंशियल प्लस में होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर पोटेंशियल प्लस में होता है, इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, इंक्रीजेस, इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स इंक्रीजेस, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ता है।
तो अगर प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा ही। ठीक है, अगर प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके। Pressure can be built upon a plant system when water enters a plant cell due to diffusion, causing a pressure build up against the cell wall. जो मैंने एग्जांपल लिया उसी की बात चल रही है। Pressure build up against the cell wall, it makes the cell turgid. Cell turgid हो जाएगा यानी swell कर जाएगा, and this increases the pressure potential. This increases the pressure potential. ठीक है, सेल को जितना वाटर चाहिए होता है, अगर उससे ज्यादा आप प्रेशर ज्यादा वाटर डालोगे तो उससे क्या होगा, वॉल पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और उसकी वजह से प्रेशर पोटेंशियल सेल का प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव, देखो यूजुअली पॉजिटिव होगा, दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम इन जाइलम प्लेज अ मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप अ स्टेम। प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय psi p। ठीक है, अब ये चीज ये क्या बोल रहा है, वैसे तो प्रेशर पोटेंशियल हमेशा रहने वाला है पॉजिटिव में ही, वैसे तो हमारा प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव में ही रहने वाला है ना, बिकॉज हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो समथिंग विल बी एडेड ओनली ना। अगर हम किसी चीज को प्रेशर से डालें किसी चीज में तो प्रेशर तो उसमें बढ़ेगा ही, तो प्रेशर इंक्रीज ही होगा, प्लस में ही रहेगा हमेशा, इट विल बी इन पॉजिटिव ओनली। बट इमेजिन कि आप एक स्ट्रॉ से फ्रूटी पी रहे हो, मान लिया कोई भी ड्रिंक पी रहे हो बट यू आर यूजिंग अ स्ट्रॉ, तो आप उसे सक कर रहे हो, उस चीज को आप उस चीज को सक कर रहे हो, तो वहां पे आप नेगेटिव प्रेशर लगा रहे हो ना, तो थोड़ा लॉजिक लग रहा है, वहां पे आप नेगेटिव प्रेशर लगा रहे हो, लग रहा है कि नहीं? अगर आप पाइप के अंदर आप फूकोगे तो आपका पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है, तो पॉजिटिव प्रेशर है, बट अगर आपको उस चीज को सक करना है, उस लिक्विड को सक करना है, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? थोड़ा सा, अगर आप किसी चीज को सक करोगे तो नेगेटिव प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बता दो मुझे एटलीस्ट, यस और नो। यस सर। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, कि अगर देखो यही बात चल रही है, तो अभी जो स्ट्रॉ का एग्जांपल लिया है वही आप इमेजिन करो, एक मिनट, आपने जो स्ट्रॉ का एग्जांपल लिया है वही आप इमेजिन करो कि आपका जाइलम है, वो आप इमेजिन करो कि आपका जाइलम है, क्या है, जाइलम, पूरा स्टेम के अंदर आपके ऊपर से लेके नीचे तक जाइलम है। तो होता क्या है, ये हम पढ़ने वाले भी आगे, ट्रांसपिरेशनल पुल इसको बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल इसको बोलते हैं। होता क्या है, देखो वो वाटर का जो कॉलम होता है जाइलम के अंदर हमेशा कंटिन्यूअस होता है, उसमें कभी भी कोई भी गैप नहीं आता वाटर के बीच में, ऐसा नहीं होगा कि बीच में कोई एयर बबल वगैरह कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूअस वाटर का कॉलम होगा। तो होता क्या है, जैसे ही ऊपर ट्रांसपिरेशनल लॉस होता है, वाटर लूज करता है बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल, बिकॉज ऑफ वाटर की ऑल्सो प्रॉपर्टी, वाटर के वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन विद जाइलम की वॉल, जाइलम ट्रैकीड्स की वॉल्स के साथ अट्रैक्शन एंड सरफेस टेंशन की वजह से, ऑल दीज फैक्टर अकाउंट्स, होता क्या है, जैसे ही ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस होता है, देयर इज अ सक्शन क्रिएटेड, देयर इज अ सक्शन, देयर इज अ पुल क्रिएटेड, जो पूरे कॉलम को खींच लेता है ऊपर, जो पूरे कॉलम को खींच लेता है और फिर से वो पूरा कॉलम पानी से भर जाता है। ये चीज हम ट्रांसपीरेशनल पुल में पढ़ेंगे अगर अभी नहीं समझ में आई तो, ठीक है। बट मैं आपको वो नेगेटिव प्रेशर की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि हाँ, प्रेशर पोटेंशियल वैसे तो पॉजिटिव ही रहेगा, समथिंग कुछ ना प्रेशर एक्सटर्नली लगेगा तो वो चीज पॉजिटिव में ही होगी, बट यस समटाइम इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो। जब वाटर लॉस होगा इवेपोरेशन से तो सक्शन जब होगा, एक सक्शन क्रिएट होगा, एंड सक्शन जब भी होगा तो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल क्रिएट होगा। If movement is in opposite direction so it is negative, हाँ आप ये भी बोल सकते हो, नेगेटिव बोल सकते हो, यस, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब देखो वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर, हाँ ना, बिकॉज फॉर्मूला देखो, अगर सॉल्यूट पोटेंशियल से भी वेरी करेगा, इससे भी वेरी करेगा, है ना। The relationship between them is this: water potential is equal to solute potential plus pressure potential. Water potential, water कितना potential है, solute potential मतलब pure water का solute potential 0 होता है, जैसे ही आप उसमें pure water में solute डाल दो तो उसका potential negative में होने लगेगा, तो यानी solute potential की वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, -2000, -100, -10, -20, -1, -2. Pressure potential on the same hand it will be positive. Pressure potential will be every time it will be positive. There is an only exception, जो ट्रांसपिरेशनल पुल होगा उस टाइम पे नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल भी हो सकता है, ये उसका बोलने का मतलब है,
ठीक है, अब एक और चीज है दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट, सेम थिंग, ये भी वही होता है, ऑस्मोसिस भी वही होता है, बट दिस इज जस्ट एक, जो डिफ्यूजन में देयर इज अ मेम्ब्रेन, बट वो मेम्ब्रेन इज परमिएबल। डिफ्यूजन में ऑल्सो देयर इज अ मेम्ब्रेन, देयर कैन बी अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफ्यूजन होगा, ठीक है। बट ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन विच रिक्वायर, वो होता है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो होता है अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब कि वो हर चीज को अलाउ नहीं करेगी पास होने के लिए, कि वो हर चीज को अलाउ नहीं करेगी पास होने के लिए, इट विल अलाउ ओनली सम ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन, इट विल अलाउ ओनली सम ऑफ द पार्टिकल्स, सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल। तो ऑस्मोसिस भी यही, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान रखना, movement of water molecule across the semi permeable membrane. The movement of water depends on the concentration gradient and pressure gradient, ठीक है, concentration gradient and pressure gradient, ये भी अगर वही होता है, higher concentration to lower concentration होता है, बस just across a semi permeable membrane, this is the only difference, across a semi permeable membrane ये होता है, ठीक है। फिर दो टॉपिक आते हैं काफी इंटरेस्टिंग, विच इज वन इज प्लाज्मोलिसिस एंड अदर इज इम्बाइबेशन। अब इम्बाइबेशन तो सबने डेफिनेटली मेरे हिसाब से ऑब्जर्व किया होगा, इम्बाइबेशन। अब इम्बाइबेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल रेजिन्स, पता है आपको क्या बोलते हैं, किशमिश, रेजिन्स, एकदम होती है वो। अब रेजिन को आप वाटर में डाल के रख दो थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा रेजिन्स का, फूल जाएंगी, फूल जाएंगे पानी सर, फूल जाएंगे। हाँ, स्वेल कर जाएंगी रेजिन्स, स्वेल कर जाएंगी, साइज में इंक्रीज हो जाएंगी, दैट इज नथिंग बट इम्बाइबेशन, दैट इज नथिंग बट इम्बाइबेशन। मतलब किसी, इम्बाइब करना मतलब कि कुछ चीज अपने अंदर ले लेना, दैट इज इम्बाइब करना। तो इम्बाइबेशन एक वही फिनोमिनन है जब सेल एक्सटर्नली कुछ अपने अंदर ले लेता है और स्वेल कर जाता है, इंक्रीज इन साइज, दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन, आई थिंक ड्यूरिंग द मॉनसून्स, आपके जो डोर होते हैं वो जैम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इम्बाइबेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो भी ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेयर में, जो वाटर कंटेंट होता है, जब वो आपके वुड बिकॉज इट हैज आल्सो सेल्स, बट डेड सेल्स हैं बट सेल्स हैं, बट वो सेल जब वाटर अक्यूमुलेट कर लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, तो साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, दैट इज नथिंग बट इम्बाइबेशन, ठीक है। तो इम्बाइबेशन वाज सिंपल, आगे लिखा हुआ है उसके बारे में हम तब पढ़ेंगे उसे। प्लाज्मोलिसिस देखो, अभी प्लाज्मोलिसिस, लाइसिस मतलब समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन ना, ठीक है, लाइसिस मतलब समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। प्लाज्मा इट कैन बी some kind of a liquid, plasma it can be some kind of a liquid. The behavior of plant cell changes with respect to the external medium, ठीक है। जो प्लांट सेल है, अगर हमने सेल कहीं से एक्सट्रैक्ट कर लिया प्लांट से और उसको डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम में डालेंगे, तो वो प्लांट का जो सेल है वो बहुत डिफरेंटली बिहेव करेगा डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, कि भाई वो जो बाहर का जो मीडियम है वो मीडियम कैसा है, वो मीडियम में कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है सेल से कंसेंट्रेशन कम है, सेल का और उसका कंसेंट्रेशन सेम है, तो डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट्रेशन देयर विल बी मूवमेंट, ठीक है। अगर दोनों का सेम कंसेंट्रेशन है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, दोनों का सेम कंसेंट्रेशन है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो देयर विल बी नो ट्रांसफर और देयर विल बी कंटिन्यूअस ट्रांसफर, कि यहाँ एक मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, एक मॉलिक्यूल बाहर आएगा, एक मॉलिक्यूल अंदर जाएगा, एक मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, जैसे इस एग्जांपल में दिया गया है। अगर बाहर का कंसेंट्रेशन एंड अंदर का कंसेंट्रेशन अगर सेम है तो यही चीज होगी, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम सेल वॉल when a plant cell is kept in hypertonic solution is plasmolysis. As a result of being placed in a hypertonic solution, water moves out of the cell. This is known as plasmolysis, ठीक है। हम देखेंगे क्या होता है plasmolysis, don't worry, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो इन्होंने पानी को डाल दिया है, देखो तीन टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड वन इज हाइपरटोनिक, ठीक है। आइसो समथिंग रिलेटेड विद सेम थिंग, मतलब इसमें क्या होगा, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, मतलब बाहर का और अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर और यू कैन से कंसेंट्रेशन अगर सेम है तो देयर विल बी नो नेट ट्रांसफर, देयर विल बी नो नेट चेंजेस, ठीक है।
तो इसको हम बोल देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अब यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, मतलब ना ही सेल इंक्रीज होगा साइज में, ना ही सेल श्रिंक होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, सेम का सेम जैसा था वैसा पड़ा रहेगा वो, ठीक है। बिकॉज देर इज नो ग्रेडियंट ना, देर इज नो डिफरेंस क्रिएटेड। अगर कुछ डिफरेंस होता तभी तो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट होता। बिकॉज डिफ्यूजन के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए, यू रिक्वायर अ ग्रेडियंट, यू रिक्वायर अ डिफरेंस। वो डिफरेंस अगर नहीं होगा तो कैसे कोई चीज ट्रांसपोर्ट होगी। दूसरा सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, HYPO, हाइपोटोनिक solution. If external solution is more dilute than cytoplasm, here the cell will swell. तो एक्सटर्नल जो सोल्यूशन है ये डाइल्यूट है, मतलब अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम है। बात चल रही है सोल्यूट की, ठीक है, ये चीज याद रखना, सोल्यूट की। तो जब हम सोल्यूट देखते हैं तो द मूवमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम अ डाइल्यूट टू अ हायर कंसंट्रेशन। डाइल्यूट से हायर कंसंट्रेशन पे ही हमेशा मूवमेंट होगा, ये चीज याद रखना। डाइल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ही हमेशा मूव होगा, ठीक है। देखो किसी चीज का हायर कंसंट्रेशन होना मतलब उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, किसी चीज का डाइल्यूट होना मतलब उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे, ठीक है। तो हमेशा मूवमेंट कम पार्टिकल से लेके ज्यादा पार्टिकल होगा, बिकॉज ये बात चल रही है सॉल्यूट की, एंड सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो ये चीज रखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा बट आप इसको इस वे से लेके चलोगे ना, डाइल्यूट टू कंसंट्रेशन, बिकॉज जो मूवमेंट होगा हमेशा डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड होगा। तो अगर बाहर का सेल के अंदर कंसंट्रेशन सॉल्यूट का ज्यादा है, और बाहर का जो सॉल्यूशन बाहर का जो वो है सॉल्यूशन है, अगर उसमें कंसंट्रेशन कम है तो डेफिनेटली जो मूवमेंट होगा बाहर से अंदर की तरफ होगा। तो जो बाहर का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है दैट विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सेल एंड सेल को टर्जिट कर देगा, सेल का साइज इंक्रीज करवा देगा, एंड सेम थिंग होगी अपोजिट में, इसका अपोजिट क्या है, हाइपरटोनिक। इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड, अब कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा हो गया, बाहर की तरफ ज्यादा हो गया, अंदर इज डाइल्यूट, हियर द सेल विल श्रिंक। इसमें क्या होता है, सेल श्रिंक होने लग जाएगा, इसमें क्या होता है, सेल वॉल तो देखो एज यू नो सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, करेक्ट है, सेल वॉल सर डाउट पूछो। हाँ पूछो। सर 9th में बताया था कि सर हाइपोटोनिक में सर कि बाहर का कम कंसंट्रेटेड होता है और अंदर का ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, तो कम से ज्यादा में ज्यादा से कम में जाता है। देखो डिफरेंट चीजें रहती है, कई बार आप सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हो, कई बार आप सॉल्यूट की बात कर रहे होते हो, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन कितना है। अगर कोई चीज डाइल्यूट है दैट मींस वहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, अगर कोई चीज कंसंट्रेटेड है दैट मींस सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसके ऊपर है, ऐसा रहता है। ठीक है, ये डायग्राम अब देखो, अब इसमें हाइपरटोनिक में मैं क्या बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दी दिस थिंग डाइल्यूट से कंसंट्रेशन, बिकॉज बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर डाइल्यूट है, तो मूवमेंट होगा डाइल्यूट से कंसंट्रेशन की तरफ। बिकॉज सेल वॉल जो है, सेल वॉल एज हमने देखा सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, प्लांट सेल्स की बात चलती है तो सेल वॉल होंगी इनमें, सेल वॉल बहुत रिजिड होती है। तो होता क्या है, जो इसका अंदर का होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको प्रोटोप्लाज्म पता है ना क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को पूरा मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इसका प्रोटोप्लाज्म पूरा सेल वॉल को छोड़ के श्रिंक हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म पूरा सेल वॉल को छोड़ के श्रिंक हो जाता है, देख रहे हो यहाँ पे। सेल वॉल तो वैसी की वैसी है, सेल वॉल तो एकदम रिजिड स्ट्रक्चर है, सेल वॉल बहुत रिजिड होता है, उसको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट जो अंदर का साइटोप्लाज्म है प्लस न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को एक नाम दिया हुआ है हमने, लोगों को याद भी होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ना वो श्रिंक करने लगेगा, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना वो श्रिंक करने लगेगा, ठीक है। तो इस टाइप को सेल्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, तो मतलब अगर आप किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो सेल श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन द
कंसंट्रेशन, ठीक है। इम्बाइबेशन इज, अभी यहाँ से जो शुरू हो जाता है इसका, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट एंड ऑफ द डे हो कैसे रहा है। ये जो छोटे मोटे कंसेप्ट है इम्बाइबेशन एंड ऑल, ठीक है, ये हेल्प कर रहे हैं इस चीज को, बट जो मेन इस टॉपिक से हमें जो टेक आउट करना है, जो लर्न करना है, वो आने वाले टॉपिक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, पाथवे कौन से यूज करते हैं, वो सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले। इम्बाइबेशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इम्बाइबेशन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड्स कॉजिंग देम टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है। एग्जांपल आपको पता ही है, आप रेजिन का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। अब आप हम देखते हैं ये वाला लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। Long distance transport of is faster mode of transport of water. Generally, water, food material, food minerals moves in bulk flow or mass flow. अब bulk flow और mass flow क्या होता है? Bulk flow और mass flow क्या होता है कि ऐसे एक एक मॉलिक्यूल्स अकेले अकेले मूव नहीं करेगा, rather than कि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बल्क में मूव करेंगे। मतलब अगर सुक्रोज मूव कर रहे हैं तो बहुत सारे सुक्रोज के कंटेंट, बहुत सारा सुक्रोज एक साथ मूव करेगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव करेंगे। ये एक साथ होने का मतलब क्या है, ये एक साथ बल्क फ्लो का मतलब क्या है, ये आपको जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें समझ में आएगा, ट्रांसपिरेशनल पुल, जिसमें हम प्रॉपर्टी देखेंगे लिक्विड की, कि लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से वो इतना हाई 130 मीटर्स तक भी वो राइज कर पाता है, 130 मीटर्स तक भी वो राइज कर पाता है। कैसे होता है वो हम देखेंगे। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम से जो भी मटेरियल जाता है, बीट फूड और लिक्विड मिनरल्स आयंस जो भी होगा, उनको उसका जो मूवमेंट है प्लांट के अंदर, उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब देखो दो पाथवे आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पाथवे ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। अब सबसे पहले बताओ मुझे कि वाटर अब्जॉर्ब कौन करेगा, सबसे पहले वाटर अब्जॉर्ब कौन करेगा? डेफिनेटली एक प्लांट के पास एक ऑर्गन है जिसका नाम है रूट्स, प्लांट के पास एक ऑर्गन है जिसका नाम है रूट्स। तो रूट्स में होते हैं रूट हेयर्स, और रूट हेयर्स होते हैं बहुत सारे। तो रूट हेयर्स आर द ऑर्गन, रूट हेयर्स आर द ऑर्गन जो क्या करने वाले हैं, जो सबसे पहले सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब करने वाले हैं, वाटर मिनरल न्यूट्रिशन जो भी है, लेकिन सबसे पहले कौन उसको उसको अब्सॉर्ब करेगा, वो होते हैं रूट्स, ठीक है। देखो इसने लिखा है प्लांट अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम रूट्स, रूट कंटेन हेयर दैट आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, उनका फंक्शन ही वही है। देयर आर टू पाथवे फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। देखो मैं दोनों पाथवे पहले डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो एक होता है symplastic pathway, symplastic pathway, this pathway is regarded as some active kind of a pathway, active. Why active? Because in this energy will be utilized. Why active? Because in this energy will be utilized, ठीक है, क्योंकि इसमें इसको सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके इसको सेल के अंदर आना पड़ता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके इसको सेल के अंदर आना पड़ता है, समझ रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल के अंदर आना पड़ता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को जब सेल के अंदर आना पड़ेगा तो उनको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए इसको सिम्प्लास्टिक पाथवे को एक्टिव बोला जाता है, कि सिम्प्लास्टिक पाथवे जब भी होगा तो एक्टिव होगा, ठीक है। और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहले सिम्प्लास्ट पाथवे देखो कि मान लो ये है, ये तो आपको याद होगा ना वो चीज, started with epidermis, cortex, endodermis, pericycle, xylem, ठीक है, xylem phloem होगा यहाँ पे, phloem यहाँ होगा, xylem phloem, फिर लास्ट में पित्त होता है। ये सबको याद होगा जब हमने पढ़ा था ये चीज, कौन से चैप्टर में, कोई जो भी था वो सेकेंडरी ग्रोथ वाला चैप्टर, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी में जब हमने पढ़ा था। आई होप ये चीज आपको याद होगी। तो इमेजिन करो कि ये एक रूट हेयर है, रूट हेयर के अंदर भी ये वाले सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है, ये सारे पार्ट्स होंगे। तो होता क्या है कि रूट हेयर अब्सॉर्ब करेगा, तो रूट हेयर का अब्सॉर्प्शन जो होता है यूजुअली इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो रूट जब पानी अपने अंदर लेता है तो एनर्जी यूटिलाइज होती है, ठीक है, एनर्जी यूटिलाइज होती है। होगा क्या, देखो दो पाथवे होते हैं उसके पास, दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सेल्स की इंट्रासेलुलर जो स्पेसेस है, सेल बहुत सारे सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वो स्पेसेस यूज करते हुए, या फिर सेल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएगा, बट सेल वॉल के अंदर जा सकता है, सेल वॉल के थ्रू, या फिर जो भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं वो स्पेस यूज करते हुए, वो वाली स्पेस जैसे यहाँ से होते हुए साइड साइड से, वॉल्स के साइड साइड से सेल वॉल के अंदर चला जाएगा, वॉल्स के साथ साथ से जब अंदर चल के जब वो जाइलम तक पहुंच जाता है, इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं, इस टाइप के पाथवे को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। ठीक है, इस टाइप के पाथवे को हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। तो इसमें क्या यूज कर रहा है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इंटरसेल्युलर स्पेसेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, इंटरसेल्युलर स्पेसेस के भी थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर सेल वॉल के थ्रू ट्रांसफर होगा, सेल वॉल को क्रॉस करेगा वो, बट नॉट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के अंदर कभी एंटर नहीं करेगा, एंड एक्सेप्ट यहाँ पे एंडोडर्मिस के यहाँ पे, बिकॉज कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, आपको याद होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिन्होंने क्लास करी है, यू शुड रिमेम्बर व्हाट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप, याद है कि नहीं है? कैस्पेरियन स्ट्रिप याद है? यस नो, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, यस और नो। आर यू देयर? मैं था ही नहीं। तुम तो थे ही नहीं, बाकी लोग। हाँ याद है, ठीक है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप आपको पता है एंडोडर्मिस के अंदर होती है, एक ऐसी स्ट्रिप होती है जिसको कोई भी चीज क्रॉस नहीं कर सकती है, इसको एंडोडर्मिस के अराउंड ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, एंडोडर्मिस के अराउंड ये कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। ठीक है, तो इसको देखो, एपोप्लास्टिक पाथवे में कौन सा पाथ यूज करेगा, आई विल टेक दी अटेंडेंस थोड़ी देर में। एपोप्लास्टिक पाथवे में वो क्या चीज यूज करेगा, एपोप्लास्ट पाथवे में वो सेल वॉल यूज करेगा, सेल वॉल यूज करेगा, और इंटरसेल्युलर स्पेसेस, जो बहुत सारे सेल्स के बीच में जो जगहें होती है, वो वाली स्पेस यूज करते करते वो जाइलम तक पहुंचेगा पानी। ठीक है, और सिम्प्लास्टिक पाथवे में क्या होती है, वाटर विल एंटर विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी यूटिलाइज करके water will enter into epidermis, water will cross epidermis and enter into cortical cells, cortex क्रॉस करते हुए एंडोडर्मिस क्रॉस करेगा, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल क्रॉस करते हुए फिर वो जाके कहाँ आएगा, जाइलम के अंदर आएगा। यहाँ पे क्या होता है, एपोप्लास्ट में ये क्रॉस करेगा, बस एंडोडर्मिस में जब कैस्पेरियन स्ट्रिप आ जाती है वो बस ये वाला ये क्रॉस नहीं कर पाता है, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप को बाइफर नहीं कर पाता है, उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, उसको क्रॉस करने के लिए उसे अंदर आना पड़ता है, उसको क्रॉस करके वो अंदर आता है और फिर से बाहर निकल जाता है, फिर सेल वॉल के थ्रू वो जाइलम तक पहुंच जाता है। दिस वाज द मैकेनिज्म, टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म जिससे वाटर एंटर करता है जाइलम तक। जाइलम का फिर, क्योंकि देखो काम किसका है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, वाटर ट्रांसपोर्ट करने का जाइलम का, बट जाइलम तक वाटर कैसे पहुंच रहा है, ये था टॉपिक, कि जाइलम तक वाटर कैसे पहुंच रहा है। अब यहाँ से ऊपर तो जाइलम ले जाएगा, वो जाइलम का काम है, वो उसको आता है, बट जाइलम तक तो पानी पहुंचाओ, जाइलम बाहर तो है नहीं, जाइलम एपिडर्मिस पे तो है नहीं, जाइलम थोड़ा अंदर है, जाइलम सेंटर में है स्टेम के, या फिर सेंटर में है रूट के, तो वहां सेंटर तक पानी कैसे पहुंच रहा है, वहां सेंटर तक पानी पहुंच रहा है ये दो पाथवे यूज करते हुए, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या होता है, पानी सेल को क्रॉस करेगा, पानी सेल को क्रॉस करेगा, ठीक है, पानी सेल को क्रॉस करेगा फिर अंदर आएगा। एपोप्लास्ट में वो इंटरमीडिएटरी इंटरसेल्युलर स्पेसेस या फिर सेल वॉल, इंटरसेल्युलर स्पेसेस या फिर सेल वॉल को यूज करते हुए अंदर आएगा, सेल वॉल को यूज करते हुए अंदर आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। आप बस एक बार क्या करना, इसे रीड कर लेना, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट ना एक बार रीड कर लेना। वी विल स्टार्ट विद द दिस ascent of step in the next class. I want आप लोग अटेंडेंस दे दो ताकि we can stop the class here because time हो चुका है। आप अटेंडेंस दे दीजिए सब प्लीज। अटेंडेंस प्लीज।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir.